मुकेश आज भी अनमना सा था। जब वेटर बिल लेकर आया तो उसके चेहरे पर काफ़ी परेशानी उभर आई। कविता इस बात को समझ सकती थी। हमारे पुरुष प्रधान समाज में यदि स्त्री भुगतान करे तो इसे खराब माना जाता है। हमारे पुरुष प्रधान समाज में ही क्यों, शायद सारी दुनिया में इसे अपमानजनक माना जाता है। कविता को स्कूल के दिन याद आ गए जब वे एक कहानी पढ़ा करते थे, लंचियों। इसमें एक 40 वर्षीय महिला लेखक विलियम सोमरसेट की दीवानी थी। वह लेखक से एक बड़े रेस्टोरेंट में मिलने की इच्छा व्यक्त करती है। रेस्टोरेंट में दोनों लंच के लिए पहुंचते हैं। विलियम को बिल की चिंता होती है क्योंकि महिला के द्वारा बिल का भुगतान किया जाना अपमानजनक होता है और विलियम के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। महिला काफ़ी महंगी खाने पीने की चीज़ें मंगवाती जाती है और विलियम का दिल धड़कता रहता है। अंत में स्थिति यह होती है कि उसके पास टिप देने को बहुत कम रकम बचती है और अगले कुछ दिनों के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। यद्यपि यह कहानी हास्य का पुट लिए हुए थी, लेकिन उसमें संदेश तो यही था कि उसमें पुरुष होते हुए महिला के द्वारा बिल का भुगतान करना या बिल शेयर करना ठीक नहीं माना जाता था। मगर मुकेश उसके साथ ऐसा क्यों महसूस करता है, वह समझ नहीं पाती थी। आखिर वह उसका बॉयफ्रेंड जो था, कई वर्षों से दोनों साथ में थे, सुख में भी और दुख में भी। यह ठीक है कि उसकी आमदनी कुछ कम थी, वैसे वह उम्र में भी उससे 2 वर्ष छोटा था और जॉब भी उसकी बाद में ही शुरू हुई थी। परंतु जब इसमें उसे कोई परेशानी नहीं थी तो आखिर मुकेश इतना क्यों गंभीर हो जाता था छोटी छोटी बातों पर। मुकेश का मूड देखकर कविता ने इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझा। इधर उधर की बातें करके उसने उससे विदा ले ली, पर यह बात उसे मथती रही। आज वे मित्र हैं, कल पति पत्नी होंगी। उस समय भी यदि मुकेश इसी प्रकार से व्यवहार करेगा तो क्या आसान होगी जीवन की यात्रा? करे क्या, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। कहीं मुकेश के मन में हीन भावना ना आ जाती और वह उसे छोड़कर ना चला जाए। वह उसे बहुत चाहती थी और उसके साथ जीवन बिताना चाहती थी, पर उसके इस व्यवहार से उसके मन में आशंका होती थी कि कहीं यह रिश्ता दरक ना जाए। कौन इस समस्या से उसे छुटकारा दिला सकता है? कईयों नाम उसके जहन में आए जिनसे वह चर्चा करने पर विचार कर सकती थी, पर अधिकांश लोगों से बात करने में उसे संदेह था कि लोग उसकी खिल्ली ना उड़ाएं। रहीमन निज मन की व्यथा मन में राखो गोय, सुन अठलहिए लोग सब बाँट न ले है कोय। उसके जहन में रहीमदास जी की पंक्तियां गूंज गईं। उसके मन में सुजीत का ख्याल आया। वह उसका सहकर्मी था और बड़े ही सुलझे विचारों का था। उससे यह सलाह ली जा सकती है। ऑफिस में आधे घंटे का लंच होता था। वह सुजीत के साथ लंच लेते हुए बात कर सकती थी। वह उसकी उलझन सुनकर हंसेगा नहीं और अपनी तरफ से सलाह भी देगा। दूसरे दिन ऑफिस पहुंचते ही उसने इंटरकॉम से सुजीत का नंबर मिलाया। डिस्प्ले पर कविता का नंबर देखकर सुजीत ने रिसीवर उठाकर कहा, हाय कविता। हाय, कैसे हो सुजीत? कविता ने पूछा। चकाचक, मस्ती झक्कास, हमेशा की तरह सुजीत का जवाब था। कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, उसका जवाब यही होता था। वह कहता भी था, स्थिति जो भी हो जवाब यही होना चाहिए। यदि रोने बैठ जाओगे तो कोई हाल भी नहीं पूछेगा। तुम कैसी हो? उसने पूछा। मैं ठीक हूँ, पर पूरी तरह से नहीं। कुछ उलझन है, तुमसे निष्पक्ष सलाह चाहिए, कविता ने कहा। अरे, यह तो थोक के भाव कोई भी दे सकता है अपने देश में, सुजीत ने हंसकर कहा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। मुझे पता है, पर मैं किसी सुलझे विचारों वाले व्यक्ति से ही सलाह लेना चाहती हूँ, और वह भी थोक के भाव से नहीं, संक्षिप्त और गूढ़ सलाह। और मेरे ख्याल से तुम सही व्यक्ति हो, कविता ने कहा। मुझे खुशी हुई कि मुझे इस लायक समझा गया। फरमाइए, सुजीत ने कहा। अभी नहीं, आज लंच तुम्हारे पास बैठकर करूँगी और उसी समय बात भी करूँगी। स्वागत है आपका। ठीक 1:30 बजे मिलते हैं, सुजीत ने कहा। ठीक है, कविता ने कहा और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। 1:30 बजे कविता सुजीत के कैबिन में टिफ़िन बॉक्स लेकर पहुंची।
वह जानती थी कि सुजीत भी घर से लंच लाता है। फिर उसका कैबिन भी थोड़ा बड़ा था और वहाँ वो अकेला बैठता था, अतः बात करने में सुविधा होती थी। दोनों ने एक दूसरे के टिफ़िन बॉक्स से खाद्य सामग्री मिल बांट कर खाई और फिर हाथ धोकर दोनों बातचीत करने बैठ गए। क्या बात है? सुजीत ने पूछा। मुकेश को तो तुम जानते हो? हाँ, तुम्हारा दोस्त। दोस्त से कुछ ज़्यादा होने वाला जीवन साथी। मामला क्या है? वह मुझसे 2 वर्ष छोटा है, जॉब भी 2 वर्ष बाद शुरू की है, मेहनती भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम व्यवहारिक भी है, अतः वेतन कम पाता है। स्वाभाविक है कि हम कहीं साथ होते हैं तो ज़्यादातर खर्च मैं ही करती हूँ। मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है, पर वह इसे अपमानजनक मानता है। मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। मैं क्या करूँ? कविता ने एक ही सांस में अपनी बात को रख दिया। मामला पेचीदा है, सुजीत ने कहा और फिर सोच में डूब गया। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, देखो, जब तक वह आर्थिक रूप से समर्थ नहीं हो जाता, उसका ऐसा व्यवहार स्वाभाविक है। आखिर वर्षों से जड़ जमाए पितृसत्तात्मक व्यवस्था का हिस्सा है वो। और दूसरा उपाय यह है कि वह भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करे। आर्थिक रूप से समर्थ तो वह अपनी मेहनत और लगन से ही हो सकता है, इसमें तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती। हाँ, भावनात्मक सुरक्षा तुम उसे दे सकती हो। तुम उससे बात करती रहो और बताओ कि तुम ज़्यादा क्यों कमाती हो। पहली बात, तुम उससे पहले जॉब कर रही हो। दूसरी, तुम काफ़ी मेहनती लड़की हो। तुम उसके साथ लगातार बात करती रहो और उसे समझती रहो। उसे बताओ कि ज़माना कितना बदल रहा है। अब पति पत्नी साथ साथ काम कर रहे हैं, घर का भी और बाहर का भी। अब संयुक्त परिवारों का समय नहीं रहा, जब महिलाओं को घर के अंदर और पुरुषों को घर के बाहर का काम करना होता था। अब वह समय नहीं रहा जब घर में कई महिलाएं होती थीं और कई पुरुष होते थे। महिलाएं आपस में काम बांटती थीं और पुरुष आपस के। अब परिवार में पति पत्नी, बच्चे होते हैं। पति पत्नी को ही मिलकर परिवार चलाना होता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं होता। दोनों बराबर होते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार कमाते हैं और घर का काम करते हैं। उसे बताओ कि तुम्हें उसकी आमदनी से कोई परेशानी नहीं है। ठीक कह रहे हो, मैं उससे बात करूंगी, थैंक यू, कविता ने कहा और टिफ़िन बॉक्स लेकर अपने कैबिन में वापस आ गई। अगली बार जब कविता मुकेश से मिली तो उसने कहा, एक बुरी खबर सुनानी है। क्या? मुकेश चौंका। हो सकता है मेरी जॉब चली जाए और मुझे कहीं अभी से आधी सैलरी पर काम करना पड़े। कहीं तुम मेरा साथ छोड़ तो नहीं दोगे? कैसी बातें करती हो? क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी सैलरी के लिए जुड़ा हूँ? मैं प्यार करता हूँ तुमसे। आधी सैलरी तो छोड़ो, बगैर सैलरी के भी रहोगी तो भी हम मिलजुल कर गुजारा कर लेंगे। अभी मेरी सैलरी कम है तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली गई? मुकेश ने कहा, नहीं, और कभी जाऊंगी भी नहीं। पर तुम कभी कभी ऐसा व्यवहार क्यों करते हो जब कभी मैं बिल का भुगतान करती हूँ? कविता ने कहा। मुकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसे पता भी नहीं था कि उसकी प्रतिक्रिया से कविता वाकिफ है। देखो मुकेश, जिंदगी में कभी मैं ज़्यादा कमाऊंगी तो कभी तुम ज़्यादा कमाओगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं और तुम अब हम बनने वाले हैं। इन छोटी छोटी बातों को बीच में मत आने दिया करो। मुकेश के चेहरे पर अनिश्चितता के भाव थे। शायद वह पूरी तरह से सहमत नहीं हो पा रहा था। बाद में भी मुकेश का व्यवहार वैसा ही बना रहा। स्थिति तब और बुरी हो गई जब लॉकडाउन के चलते पहले तो उसे वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर दिया गया और बाद में उसे जॉब से ही हटा दिया गया। मुकेश कोशिश करता रह गया कि कहीं काम पाने में सफल नहीं हो पाया। धीरे धीरे वह निराश के गर्त में डूबता चला गया। अब उसे कविता से बार बार पैसे लेने पड़े। इस शहर में उसका और कोई ऐसा नहीं था जिससे वह सहायता ले पाता और घर वाले तो उस पर ही आश्रित थे। वह उनसे कुछ नहीं मांग सकता था। कोढ़ में खाज की तरह वह कोरोना से संक्रमित हो गया। तब भी जब सब कुछ सुधरता नजर आ रहा था, एक कंपनी से उसकी बात भी हो गई और बहुत बढ़िया पैकेज पर उसे जॉब मिल रही थी। पहले तो उसे हल्का बुखार ही था,
पर जब उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो अस्पताल जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कविता को बताया कि वह हॉस्पिटल जाने वाला है, तो कविता उसके पास आ गई। इस बीमारी में पास नहीं आते कविता, दूर ही खड़ी रहो और वापस चली जाओ। दरवाज़ा खोलने के साथ ही उसने कहा, पूरी सावधानी के साथ आई हूँ मुकेश, यह देखो मास्क, सैनिटाइज़र मेरे बैग में हमेशा रहते हैं। तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर वापस आऊँगी तो स्नान कर लूँगी, कविता ने कहा। मेरी वजह से तुम भी संक्रमित हो जाओगी, मुकेश ने थोड़ी नाराज़गी से कहा। बीमारी कोई भी हो, अपने तो अपने के काम आएंगी, पूरी सावधानी बरतूंगी। अगर फिर भी संक्रमित होना होगा तो हो जाऊंगी, पर तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दूं, कविता ने कहा और उसे किनारे होने का इशारा करके अंदर चली आई। मुकेश लाख समझाता रहा पर कविता नहीं मानी और उसे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने चेक करके कहा, शारीरिक से ज़्यादा मानसिक परेशानी है आपकी, बहुत ही मामूली संक्रमण है, हॉस्पिटल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, घर पर ही क्वारंटाइन रहें और जो दवाएं लिख रहा हूँ उसे लेते रहें, जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो करते रहें, समय समय पर भाप लेते रहें। कविता कुछ दिनों के लिए मुकेश के ही फ्लैट में आ गई। उसने उसका पूरा पूरा ख्याल रखा, समय समय पर खाना पानी देना, दवा देना, भाप देने की व्यवस्था आदि सब कुछ, और साथ ही घर से ही कंपनी का काम भी करती रही। मुकेश कुछ सप्ताह में ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। धीरे धीरे बात उसकी समझ में आ गई कि साथी का क्या मतलब होता है, और अब उसे जॉब भी मिल गई। अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बिल का भुगतान कविता करती है या वह। कविता की निस्वार्थ सेवा ने उसके मन में भावनात्मक सुरक्षा भर दी थी और अब वे दोनों सुखी दाम्पत्य जीवन के पथ पर चलने के लिए तैयार थे। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।